आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाते देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आप 10 पुनर्योगस प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं और साथ ही साथ चिकित्सीय औषधि के रूप में कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर है पहला पुनर्योगस प्रोटीन है मानो इंसुलिन। पहला पुनर्योगस प्रोटीन क्या होगा? मानो इंसुलिन। इसका प्रयोग इंसुलिन आधारित मधुमेह के उपचार में किया जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। कह लीजिए शुगर रोग के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मानव वृद्धि हार्मोन यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH। तो इस हार्मोन से संबंधित जो विकार होते हैं उसके उपचार में इसका प्रयोग करते हैं इस प्रोटीन का। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन का प्रयोग रिकेट्स के उपचार में किया जाता है। रिकेट्स जो बीमारी होती है इसके उपचार में कैल्सिटोनिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक। तो इसका बांध्यता के उपचार में किया जाता है। बांध्यता यानी इनफर्टिलिटी, जो जन्म बच्चे को नहीं दे पाते हैं उसके उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है रुधिर क्लोटिक फैक्टर्स। तो हीमोफीलिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। फिर एरिथ्रोपोइटिन, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति में आरबीसी के निर्माण को उत्तेजित करता है। ये जो व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित हैं उसमें क्या करते हैं कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स के निर्माण को उत्तेजित करता है। ये लाल रक्त कणिकाओं को बनाने के लिए उत्तेजित करता है। फिर अगला है रुधिराणु व्युत्पन्न वृद्धि फैक्टर। घाव भरने की क्रिया को तीव्र करता है। जल्दी से घाव भर जाते हैं इस प्रोटीन से। नेक्स्ट है इंटरफेरान। तो इंटरफेरान विषाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। अगर आप इंटरफेरान पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स एनहेंसमेंट ऑफ इम्यून रिस्पांस में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स का प्रयोग संक्रमणकारी रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को जिस स्थान पर काटता है और बनने वाले उत्पाद को प्रदर्शित चित्र द्वारा एक चार्ट पर बनाना है। यानी डीएनए को जिस स्थान पर काट रहा है और उससे जो उत्पाद बन रहा है इस पूरे को चित्र के द्वारा निरूपित करना है। कहने का मतलब यह है एक आवश्यक चार्ट ई कोर आई का बनाना है। ई कोर आई का आवश्यक चार्ट बनाना है। तो इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में मैंने एक डीएनए खंड लिया है और रिस्ट्रिक्शन साइड ये है यानी GAATTC। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आंत में बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई, उसमें जो ई कोर आई नामक एंजाइम होता है वो GAATTC क्षारक क्रम को पहचानता है। GAATTC क्षारक क्रम को जानता है, पहचानता है और डीएनए वलय के दोनों रज्जुकों का, दोनों स्ट्रैंड का जी तथा ए के बीच से विदलन करता है। देखिए जी से और ए से, जी और ए के बीच से विदलन किया हुआ है इसने। और इन स्थानों पर जहाँ से विदलन किया हुआ है डीएनए के दोनों वलयकों के या दोनों स्ट्रैंड के अयुग्मित दिशा में, युग्मित नहीं अयुग्मित दिशा में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम समान है। अयुग्मित का मतलब जिधर जुड़े नहीं हैं उधर से अगर गिना जाए तो न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है बिल्कुल समान है। देखिए अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली दिशा में देखा जाए तो जिधर से जुड़ा नहीं है AATT ये, और अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले में देखा जाए तो जिधर जुड़ा नहीं उधर से काउंट करना है। तो AATT यानी उधर भी AATT इधर भी AATT। इसीलिए कहा गया है कि अयुग्मित दिशा में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम समान है, सेम है। तो इस तरह से मैंने एक ई कोर आई का आवश्यक चार्ट आपके सामने प्रदर्शित किया है जो कि प्रश्न में कह रहा था। अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लोग भी इस तरह से चार्ट बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े हैं या डीएनए कैसे पता करेंगे? आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े होते हैं या डीएनए, ये बताना है। तो डीएनए लंबाई में एंजाइम से बड़ा होता है। जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यह आनुवंशिक पदार्थ लंबाई में एंजाइम से बड़ा है क्योंकि यह एंजाइम पैल्ड्रोमिक साइट पर कार्य करता है। और एक डीएनए में ऐसी कई साइट्स होती हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि डीएनए एंजाइम की तुलना में बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की एक कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता क्या होगी?
मानो कि एक कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता बताना है, तो एक गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम में एक डीएनए अणु उपस्थित होता है। जो एक क्रोमोसोम होता है उसमें एक डीएनए अणु उपस्थित होता है। इसीलिए एक सामान्य मानव कोशिका में यानी जीवन फेज में अगर देखा जाए तो 46 डीएनए अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं? उत्तर सिद्ध करना है। तो सुकेंद्रीय यानी यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, सुकेंद्रीय कोशिका का मतलब है क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या कह लीजिए आणविक कैंची नहीं पाई जाती है। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस इसमें नहीं होगा। और वर्तमान समय तक सभी प्रतिबंधित एंजाइम्स बैक्टीरियल कोशिकाओं से आइसोलेट किए गए हैं। जो बैक्टीरियल कोशिकाएं होती हैं उनसे आइसोलेट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्रीय विभाजन को ध्यान में रखते हुए बताइए कि पुनर्योगज डीएनए किस अवस्था में बनते हैं? तो एक सामान्य जो कोशिका होती है, सामान्य कोशिका या सेल में मियोसिस द्वारा विभाजन होता है, और मियोसिस द्वारा विभाजित होते हुए जीन पारगमन या कह लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान पुनर्योगज या रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक सामान्य कोशिका होती है उसमें जो मियोसिस होती है, मियोसिस के द्वारा जब विभाजन होता है तो विभाजन होते हुए जो क्रॉसिंग ओवर होता है, उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान डीएनए का निर्माण होता है, यानी पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है या रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। और यह प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में घटित होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोशिका विभाजन अथवा सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर के टाइम पुनर्योगज डीएनए बनता है अथवा रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। यानी जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो कोशिका विभाजन में जब क्रॉसिंग ओवर होता है उसी वक्त पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी हवा व मिश्रण विशेषता के अतिरिक्त रिस्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में सैक फ्लास्क की तुलना में अन्य कौन सी अतिरिक्त विशेषताएं होती हैं? तो प्रश्न का मतलब ये है कि अच्छी हवा और मिश्रण ये तो विशेषताएं हैं ही बायोरिएक्टर में, इनके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और किसकी तुलना में पूछा गया है? तो सैक फ्लास्क की तुलना में। तो बता दें कि रिस्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में पीएच तथा ताप नियंत्रण का सिस्टम होता है, यानी पीएच का नियंत्रण भी हो जाता है, उसका कंट्रोल हो जाता है, और ताप का नियंत्रण भी हो जाता है। और इनमें झाग नियंत्रण, कह लीजिए फोम नियंत्रण सिस्टम, और सैंपलिंग पॉट्स भी होते हैं, यानी सैंपलिंग पॉट्स भी होते हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं इसकी होती हैं। ये सभी गुण इस बायोरिएक्टर को सैक फ्लास्क की तुलना में अधिक लाभदायक बनाते हैं।